नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को समर्पित हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें हम बातें करते हैं कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, इन सभी के विकास से जुड़ी परंपराओं को तकनीक से जोड़ने की कड़ी। आज के कार्यक्रम की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिश होगी हमारी, क्योंकि समय चाहे कितना भी बदला हो, चाहे कितना ही विकास हुआ हो, लेकिन आज भी अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना की जब भी बात होती है तो बात कृषि और पशुपालन की ही होती है। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार दर्शकों, खबरें खेती की में स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं मुख्य समाचारों पर एक नजर। जलवायु अनुकूल खेती के लिए किसानों को किया जा रहा प्रशिक्षित, मत्स्य पालक करे एयरेटर का प्रयोग, एवं किसानों के लिए बेहद उपयोगी कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। राज्य सरकार जलवायु अनुकूल खेती को लेकर कई योजना चला रही है, साथ ही इसकी सफलता के लिए किसानों को प्रशिक्षित करने का काम भी कर रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंगा के किनारे जैविक कॉरिडोर का निर्माण भी कराया जा रहा है। विशेष जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग के कृषि सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार। हम लोगों ने एक नया स्कीम स्टार्ट किया गया, वो जैविक कॉरिडोर स्कीम, जो गंगा के किनारे अवस्थित 13 जिलों में क्लस्टर बनाया गया, किसानों का क्लस्टर बनाया गया है। और वहाँ पर ये केमिकल फर्टिलाइज़र कितने भी हैं, रासायनिक खाद, वो सबसे मना किया गया और वहाँ पर सिर्फ जैविक खाद का प्रयोग करके जैविक खेती का काम किया जा रहा है। मत्स्य पालक भाई बहनों, इन दिनों मौसम के उतार चढ़ाव के कारण आपके तालाबों में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में आप एयरेटर का प्रयोग करें। एयरेटर के माध्यम से मछलियों को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिल सकती है। इस विषय पर विशेष जानकारी दे रहे हैं मीठापुर मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र के व्याख्याता डॉक्टर टुनटुन सिंह। सवेरे मॉर्निंग में 4 बजे और शाम करके 2 घंटा एयरेटर का प्रयोग करें अपने तालाब में। जैसा कि आप विजुअल्स में देख रहे हैं, 1 एकड़ के लिए 2 HP का 4 आर्म का एक एयरेटर सफिशिएंट होता है घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए। किसान भाई बहनों, वर्तमान समय में जल का समुचित प्रयोग और प्रबंधन बेहद ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ सिंचाई भी एक आवश्यकता है। इन दोनों का समन्वय बनाने के लिए जो बीच की कड़ी है वह है सूक्ष्म सिंचाई, जिसके लिए ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन आदि कुछ प्रमुख तकनीकें हैं। इन तकनीकों के प्रयोग से कम पानी का प्रयोग करके भी हम बेहतर फसल प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, यदि आप अपने खेतों में टमाटर लगाने जा रहे हैं तो इसके प्रभेदों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। टमाटर के अच्छे प्रभेदों में वर्तमान में एजेंटा का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे उत्पादन अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। किसान भाई बहनों, आप में से कई लोग सब्जी उत्पादन से जुड़े हुए हैं और अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। सफलता की कड़ी में आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही क्रमश सब्जी उत्पादक नवीन कुमार से, जो कि ग्राम फरीदपुर, जिला वैशाली के निवासी हैं और परवल के उत्पादन से जुड़े हैं। आइए उनसे ही जानते हैं परवल के उत्पादन से जुड़े उनके अनुभव।
मैं परवल लगभग 1.5 से 2 कट्ठे में है और ये अब फ़िलहाल 10 दिन पहले से शुरू हो चुका है और ये नवंबर तक टूटेगा। क्या आपको लागत वगैरह लगा? इसमें लागत अभी तक लगभग 3,000 से 3,500 लग चुका है और इसमें अभी और लगेगा। मुनाफा इस परवल में सबसे बड़ी खासियत है कि मार्केट में जाती है तो इसमें अगर और परवल बिकता है 50 रुपये तो ये बिकता है 60 रुपये। कृषक बंधुओं, कंबाइन हार्वेस्टर मशीन का उपयोग करने से मजदूरों की समस्या दूर होती है, साथ ही कम समय में ज़्यादा काम किया जा सकता है। इस मशीन के उपयोग से एक बार में ही फसल की कटाई, कुटाई, दौनी और फसल के दानों की सफाई एक साथ हो जाती है। इसे विशेष रूप से गेहूं, मक्का, चना, सरसों और मूंग की फसलों की कटनी और दौनी के लिए प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव? अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। खबरें खेती की में अभी आपने देखा मौसम के मिजाज को, जाना अपने मंडी का भाव, ली जानकारी नवीनतम तकनीकों और उपकरणों की, और साथ ही साथ आप रूबरू हुए अपने ही एक सफल साथी के सफलता के राज से भी। अब बढ़ते हैं आगे, जहां बारी है कुछ नई जानकारियां लेने की। तो आइए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे गर्मा मूंग की और उड़द की वैज्ञानिक खेती के विषय में। किसान बंधुओं नमस्कार। आप अपने अपने खेतों में अभी रबी फसल काट रहे हैं। इसके बाद आपको मूंग और उड़द जैसी फसलों को लगा देना चाहिए। इसके कई फ़ायदे हैं। पहला तो आपको प्रोटीन युक्त दाल की प्राप्ति हो जाती है, और दूसरा और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप जिस खेत में मूंग और उड़द की फसल लगाते हैं उसकी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खुद ब खुद बहुत बढ़ जाती है, और इसका लाभ आपको तब मिलता है जब आप अगली फसल लगाते हैं। तो किसान बंधुओं, आज हम इसी विषय को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है गर्मा मूंग एवं उड़द की वैज्ञानिक खेती। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया के वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा प्रधान डॉक्टर राजीव सिंह। सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और नमस्कार किसान भाइयों। इस सवाल के साथ चर्चा की शुरुआत करता हूं कि इन दोनों फसलों को लगाने का उचित समय कौन सा है और किसानों को किस प्रभेद का चुनाव करना चाहिए? किसान भाइयों, जैसा कि गर्मा का मौसम आ चुका है और आप लोग रबी फसलों की कटाई कर रहे हैं, इसके बाद अपने खेत में नमी बना के आप एक बहुत अच्छी फसल मूंग और उड़द की कर सकते हैं, जिससे आपको आय भी मिलेगी, आपकी मिट्टी का उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और इसके साथ साथ आपको प्रोटीन की भी सप्लाई होगी। यानी आप दाल के रूप में जब मूंग और उड़द का प्रयोग करेंगे तो आपको प्रोटीन भी मिलेगा। तो उड़द और मूंग का बोने का उचित समय आ चुका है। आपको इसके लिए खेत की तैयारी करने के लिए अगर नमी नहीं है तो एक खेत में सिंचाई करके खेत की जुताई 2 बार मिट्टी पलट हल या कल्टीवेटर से करें और पाटा दें।
इसके बाद बुआई सीड ड्रिल या जीरो टिलेज से करें, जिससे कि आपकी फसल जो है पंक्ति से पंक्ति में लगेगी और तो उससे रोग कम लगेगा, कीड़ों का प्रकोप कम होगा और फसल का विकास अच्छा होगा। जैसा कि उड़द और मूंग बरसात और गर्मा दोनों मौसमों में लगाई जाती है, तो आपके लिए जो उन्नत प्रभेद हैं, मूंग के लिए है पूसा विशाल, HUM 16, IPM 2-3, IPM 2-14, शिखा, श्वेता, हीरा, ये सब प्रभेद मूंग के हैं जिनको आप समय से लगा सकते हैं, जिसके बुआई का उचित समय आपका 15 फरवरी से 10 अप्रैल तक है। खेती में बीज उपचार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तो हमारे किसानों को जो खास तौर पे मूंग और उड़द की खेती करने जा रहे हैं, वो बीज उपचार उनको किस तरह करना चाहिए और उर्वरक का प्रबंधन उनको किस तरह करना चाहिए? किसान भाइयों, जैसा कि बीज उपचार की बात आ रही है, जैसा हम अपने बच्चों को टीकाकरण कराते हैं वैसे ही हमको अपने फसल का बीज उपचार जरूर करना चाहिए, जिन बीजों को हम खेत में लगाते हैं। दलहनी फसलों में ये और भी आवश्यक है, क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। तो दलहनी फसलों में अगर करते हैं तो जो रोग और कीटकों का प्रकोप होता है वो कम से कम होता है। इसके लिए आप लोग को करना चाहिए कि कार्बेंडाजिम और थीरम 2 ग्राम से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से आपको बीज उपचारित करना चाहिए। इसके बाद आप कीटनाशक के रूप में क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको 7 से 8 ml दवा प्रति लीटर पानी की दर से प्रति किलो बीज की दर से मिला के बीज का उपचार करना चाहिए और 8 घंटे के लिए बीज को सुरक्षित छायादार स्थान पर फैला के रखना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं जैव उर्वरकों से बीज उपचार की। जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम का प्रयोग करने से आपके दलहनी फसल की गांठें बड़ी होती हैं, ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। इसलिए आप 200 ग्राम प्रति 10 किलो बीज के लिए आप बीज उपचार करें राइजोबियम से। इसके लिए आप 50 ग्राम गुड़ और आधा लीटर पानी ले लें, उसको आंच पे गर्म करें। अगर गर्म होने के बाद ये देखिएगा कि तार नहीं बनना चाहिए, चिपचिपापन बस होना चाहिए, गुड़ घुल जाना चाहिए। उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें राइजोबियम कल्चर का जो पैकेट है उसको आप डाल दें और बीज में मिला दें। एक अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अमूमन किसान क्या करते हैं कि जो मूंग और उड़द दोनों का जो फसल है उसको काट के वो चारा के तौर पे अपने पशुओं को खिलाते हैं। अगर वो इसको मिट्टी में मिला दें जोतने के समय, तो उसका किस तरह हमारे भूमि को या उपजाऊ शक्ति बढ़ने में फ़ायदा मिल सकता है? इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं ज़रा उड़द और मूंग के जो वैज्ञानिक तरीके हैं उनको बता देता हूँ। जैसे आपको बीज दर जो है 20 से 25 किलो बीज दर प्रति हेक्टेयर उड़द और मूंग का आपको गर्मा में लगाना चाहिए। इसके अलावा जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। गर्मा में बीज की मात्रा इसीलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि दूरी कम होती है। इसके अलावा आपको उर्वरकों का प्रयोग करना है, तो अगर आलू का खेत है तो आप उर्वरक का प्रयोग ना करें क्योंकि उससे आपके फसल का बढ़वार ज़्यादा होगी। अगर आप गेहूं काटने के बाद या मसूर और चना काटने के बाद लगाते हैं, सरसों काटने के बाद लगाते हैं, तो आप उसमें 90 से 100 kg DAP यानी अगर तत्व के बारे में बात करें तो 20 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 20 kg पोटास का प्रयोग आपको अपने बुआई के समय कर देना चाहिए, जिससे कि उत्पादन अच्छा मिलता है। इसके अलावा सिंचाई, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि उचित नमी में ही बुआई करें और बुआई के बाद 20 से 25 दिन बाद ही सिंचाई करें और उसके बाद भूमि की स्थिति और नमी की दशा को देखते हुए सप्ताह के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। सर, आपने मूंग और उड़द की खेती किसानों को किस तरह करनी चाहिए विस्तार से हर पहलू पर जानकारी दी। कार्यक्रम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर।
किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं।
दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या केसीसी का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। बदलते समय के साथ व्यवसाय के नए नए अवसर डेवलप हो रहे हैं, तो आइए अब जानते हैं कि उद्यानिक क्षेत्र में व्यवसाय के कौन से नए अवसर हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। दोस्तों, कृषि दर्शन के आज के इस अंक में हम जानेंगे कि उद्यान के क्षेत्र में व्यवसाय के क्या अवसर हैं। आज इस बदलते हुए दौर में हम यह जानेंगे कि उद्यान के क्षेत्र में व्यवसाय के क्या अवसर हैं, और यह जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कंचन भानिनी। डॉक्टर कंचन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आपसे पहला प्रश्न लेंगे कि आप बताइए कि उद्यान के क्षेत्र में हमारे किसानों के लिए व्यवसाय के क्या अवसर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने किसान भाइयों को इसके बारे में ये जानकारी देना चाहूँगी। हमारे किसान भाई हमारे अन्नदाता हैं और इनकी मेहनत से ही हमारे थाली तक भोजन यानी अनाज एवं हरी सब्जियां पहुंच पाती हैं। तो क्यों ना इनका विकास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसे करने में हम इनकी सहायता कर सकें। तो अगर इन किसान भाइयों को समुचित सुविधाएं नहीं प्रदान करेंगे तो हमारी थाली तक हरी सब्जियां एवं अनाज जो है आसानी से नहीं पहुंच पाएगी। तो हमारे किसान भाइयों को खेती के माध्यम से इसके लिए व्यवसाय करने की आवश्यकता है। तो वैसे तो व्यवसाय कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उद्यान व्यवसाय एक महत्वपूर्ण और लाभप्रद व्यवसाय है जिससे किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर कंचन, आपसे एक प्रश्न लेना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई जो अभी उद्यान के क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको उद्यान को अगर व्यवसाय के रूप में वो आजमाते हैं तो इससे क्या लाभ उनको हो सकता है और वो किस प्रकार इसको कर सकते हैं? चूँकि ये उद्यानिक व्यवसाय जो है वो सघन श्रम मांग वाला व्यवसाय है, लेकिन इस व्यवसाय के माध्यम से हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। साथ ही इस व्यवसाय में कम से कम लागत के माध्यम से अधिक पूंजी की प्राप्ति कर सकते हैं। कम से कम क्षेत्र में भी इस व्यवसाय के माध्यम से अधिक आय की भी प्राप्ति कर सकते हैं। उद्यानिक व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसको आजमाकर किसान अपनी आय को 2 गुनी नहीं बल्कि 3 गुनी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो एक उद्यानिक फसल ही ऐसा व्यवसाय है जिसको अपनाकर वो हमारे किसान भाई जो हैं वो अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, जिससे उनकी पारिवारिक समस्या से भी उनको निजात मिल सकता है। डॉक्टर कंचन, अगर हम उद्यान को सरल भाषा में देखें तो एक तरह से कह सकते हैं कि यह एक बागवानी है। तो बागवानी के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे एक ओपन बागवानी हो गया, कुछ लोग आजकल ट्रेंड चल गया है घर के अंदर गमलों में करते हैं। तो बागवानी के कितने प्रकार होते हैं और ये कितने तरीके से लोग कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे प्लीज़। वैसे तो व्यवसाय देखा जाए तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इससे जुड़े कई ऐसे व्यवसाय हैं जो हमारे किसानों के लिए काफ़ी लाभप्रद हैं। सबसे पहला पौध नर्सरी व्यवसाय, दूसरा बागवानी व्यवसाय, तीसरा किचन गार्डन व्यवसाय, चौथा औषधीय जड़ी बूटी व्यवसाय। ये पौध नर्सरी व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसकी शुरुआत हम कम से कम लागत के साथ और कम से कम खर्च में भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ हज़ार रुपए की आवश्यकता पड़ती है। इस व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए हमें ज़्यादा ज़मीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वैसे किसान जिनके पास ज़मीन नहीं भी है वे लीज़ पर ज़मीन ले करके इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। एक चीज़ और हमें ध्यान में रखना है कि जिस जगह पे हम इस व्यवसाय की शुरुआत कर रहे हैं वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए।
दूसरा, अगर हमारे किसान भाई एक छोटे से नर्सरी की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए इन्हें ज़्यादा मजदूर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे घर के किसी सदस्य को मजदूर के रूप में रखकर वो अपने इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। और इस व्यवसाय के माध्यम से उन्हें एक ये भी जानकारी रखनी होगी कि जो नर्सरी हमने तैयार किया है या फिर वो जो भी नर्सरी तैयार करेंगे उसे एक सही दिशा को निर्धारित करके ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। साथ ही फल फूलों सब्जियों के भी जो भी नर्सरी हमारे किसान भाई लगाना चाहते हैं उन्हें पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। दूसरा व्यवसाय है हमारा बागवानी व्यवसाय, जिसके अंतर्गत हम फल फूल झाड़ियाँ इत्यादि को उगाकर इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसे हम घर के छत पे भी इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। आजकल बाज़ारों में इस औषधीय जड़ी बूटी की काफ़ी मांग तेज़ी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि अधिकतर लोग रासायनिक के बजाय ये औषधीय चीज़ों की तरफ उनका झुकाव तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो ये जो हमारे जो भी औषधीय पौधे जैसे तुलसी हो गया, नीम और आपका ये एलोवेरा, इन सबों की मांग जो है वो बढ़ने के कारण बढ़ने का एक यह भी कारण है क्योंकि इनसे बनाई गई चीज़ें, ये इनके उत्पाद से बनाए गए वस्तुएं जैसे हमारे शैम्पू, सौंदर्य क्रीम हो गए, फिर तेल हो गए, साबुन इत्यादि जो है वो उनकी मांग लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, जिसके वजह से इस व्यवसाय को अपना करके भी कम से कम लागत में ज़्यादा मुनाफे की प्राप्ति हो सकती है। डॉक्टर कंचन, आप हमारे आज के इस कार्यक्रम में आई और हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। जुड़े रहिए कार्यक्रम से कुछ ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए। होगी आपसे फिर मुलाकात कुछ नए विषयों और विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।